हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। इजराइल और अमेरिका के लिए मौजूदा फ़िलिस्तीन जंग बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर को हमास ने न सिर्फ इजराइल की ताकत को ज़ीरो साबित कर दिया, बल्कि उसके बाद पिछले 1 साल में अमेरिका और उसके और दोस्त मुल्कों जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाते थे, वे अब ईरान की तरफ देख रहे हैं। अब उन्हें ईरान के इजराइल पर 1 अक्टूबर को किए गए दूसरे हमले के बाद ये समझने में टाइम लग रहा है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ कदम उठाया तो तेहरान उनके खिलाफ कितना खतरनाक कदम उठा सकता है। ईरान और उसका नज़रिया रखने वाले इजराइल मुखालिफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स, जिन्हें वेस्टर्न मुल्क ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स कहकर हल्के में लेने की कोशिश करते रहे हैं, सभी ऐसी ताकत हैं जिनका इजराइल और अमेरिका सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसमें से बहुत ही असरदार रोल अदा करने वाले यमन के हूती अंसारुल्लाह हैं। आज के एपिसोड में हम इस बात का जायजा लेंगे कि यमन की तरफ से रेड सी में नाकाबंदी का इजराइल की समंदरी तिजारत पर कितना असर पड़ा है और वे फौज के तौर पर कितना बड़ा चैलेंज साबित हुए हैं। ये एपिसोड प्रेस टीवी के लिए इवान केसिच के जरिए हाल ही में लिखे गए आर्टिकल की बुनियाद पर तैयार किया गया है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए समझते हैं गाजा जंग और यमन की नाकाबंदी का इजरायली समंदरी आवाजाही पर कैसा असर पड़ा है। इवान केसिच लिखते हैं कि गाजा के खिलाफ, इजराइल के कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो में यमन का रोल बेहद अहम हो जाता है। बाबल मंदब के समंदरी रास्ते पर नाकाबंदी और फ़िलिस्तीन के साथ उसके मजबूत इत्तेहाद ने न सिर्फ इजरायली समंदरी ट्रैफिक को रोक दिया है, बल्कि एंग्लो अमेरिकन फौजी दखल के खिलाफ भी एक मजबूत मोर्चा खड़ा कर दिया है। पिछले 1 साल में यमन के जरिए की गई फौजी कार्रवाइयों ने इजरायली जहाज़ों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पिछले साल 19 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ हमास के जरिए शुरू किए गए ऑपरेशन अल-अक्सा तूफान के 12 दिन बाद यमन भी इस जंग में शामिल हो गया। यमन, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक अहम मेंबर है, ने इजरायली फौजी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। यमन के इस कदम का मकसद गाजा में इजरायली फौज के जरिए किए जा रहे कत्लेआम को रोकना था। यमन के हुक्मरानों ने खुले तौर पर कहा कि अगर इजराइल ने गाजा में फ़िलिस्तीनियों पर हमले नहीं रोके तो वे इस नाकाबंदी को जारी रखेंगे और इजरायली जहाज़ों को अपने समंदरी इलाके में दाखिल नहीं होने देंगे। यमन की फ़ौज ने इजरायली जहाज़ों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जो बाबल मंदब समंदर के सकरे रास्ते से होकर गुजरते थे। इस रास्ते की फ़ौजी नज़रिए से काफ़ी अहमियत है, क्योंकि ये रेड सी को हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन से जोड़ता है। इससे पहले इस रास्ते से दुनिया की इंटरनेशनल तिजारत का 15% हिस्सा गुजरता था, लेकिन अब यमन की नाकाबंदी के बाद ये ट्रैफिक घटकर 1/3 रह गया है। पिछले साल इस रास्ते से 80 जहाज़ गुजरे, लेकिन अब ये तादाद घटकर 29 हो गई है। इस नाकाबंदी का सबसे बड़ा असर इजरायली समंदरी तिजारत पर पड़ा है। इजराइल की समंदरी तिजारत का तकरीबन 99% हिस्सा उसके 3 बड़े बंदरगाहों हैफा, अशदोद और ईलात के जरिए से होता है। यमन की नाकाबंदी और इजराइल के खिलाफ चल रही फौजी कार्रवाइयों की वजह से इन 3 बंदरगाहों पर तिजारत में भारी गिरावट आई है। यमन के हूती अंसारुल्लाह फौज के जरिए समंदरी रास्ते पर रोक लगने और लगातार हमलों की वजह से इजरायली जहाज़ों को लंबा रास्ता चुनना पड़ा, जिससे तिजारती खर्चों में भारी इजाफा हो गया। पहले जहाज़ रेड सी से होकर गुजरते थे, अब उन्हें केप ऑफ गुड होप के रास्ते यानी पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे रास्ते में वक्त और खर्चा
दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एलात, जो पहले इजराइल का तीसरा बड़ा बंदरगाह था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पिछले दिसंबर में एलात बंदरगाह ने तिजारती सरगर्मियों में 90% की गिरावट दर्ज की थी और जुलाई में बंदरगाह एडमिनिस्ट्रेशन ने दिवालियेपन का ऐलान कर दिया था। एलात बंदरगाह के सीईओ गिदोन गोलबर्ट ने कहा कि पिछले 8 महीनों से इस बंदरगाह पर कोई सरगर्मी नहीं हो रही है और कोई भी आमदनी हासिल नहीं हो रही है। आइए अब नज़र डालते हैं यमन की तरफ से इजराइल के खिलाफ होने वाले फौजी हमलों पर। यमन की फौज ने इजराइल के खिलाफ पिछले 1 साल में 5 मरहलों में हमले अंजाम दिए हैं। हर नए मरहले में यमन ने नए इलाकों और निशानों पर ध्यान फोकस किया है और अपने हथियारों के इस्तेमाल में भी फैलाव पैदा किया है। यमन की तरफ से हमलों का पहला मरहला 19 नवंबर 2023 को शुरू हुआ, जब यमनी फौज ने रेड सी में 189 मीटर लंबे इजरायली जहाज गैलेक्सी लीडर को जब्त कर लिया। यमन ने साफ किया कि यह ऑपरेशन सिर्फ शुरुआत है और अगर गाजा में कत्लेआम जारी रहता है तो इजरायली जहाज़ों को लगातार निशाना बनाया जाता रहेगा। यमन की तरफ से दूसरा मरहला 9 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ। इस मरहले में यमन ने साउथ रेड सी से लेकर बाबल मंदब तक अपनी कार्रवाइयों को फैलाया। इस दौरान यमन ने इजरायली जहाज़ों को तबाह करने के लिए अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यमन की फौज की तरफ से तीसरा मरहला मार्च 2024 में शुरू किया गया, जिसके तहत अमेरिकी और ब्रिटिश इंटरेस्ट्स को निशाना बनाना शुरू किया गया। यमन की इस बड़ी कार्रवाई का मकसद वेस्टर्न ताकतों को ये दिखाना था कि वे इस नाकाबंदी को हल्के में ना लें। उनका इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयों का चौथा मरहला मई 2024 में शुरू हुआ, जब यमन ने ऐलान किया कि अगर साउथ गाजा में फिलिस्तीनी शहर रफा पर हमला किया गया तो यमन इसका सख्त जवाब देगा। यमन ने यह भी कहा कि जो भी जहाज या कंपनियां गाजा के बंदरगाहों पर तिजारत करती हैं उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। यमन के सबसे बड़े लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी के तहत यमन की सरकार के जरिए इजराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई का 5वां मरहला जुलाई 2024 में तेल अवीव पर कामयाब ड्रोन हमले से हुआ, जिसके बाद यमन ने अपने हमलों को मेडिटरेनियन समंदर तक फैलाने का ऐलान कर दिया। इस दौरान यमन ने बताया कि इजरायली, अमरीकी और ब्रिटिश जहाज़ों की कुल तादाद 170 तक पहुंच गई है, जिन पर यमनी फौजों ने हमले किए हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि यमन ने 2015 से सऊदी अरब की तरफ से हूती अंसारुल्लाह के खिलाफ जारी जंग के बावजूद अपनी फौजी ताकत में इतना इजाफा कैसे किया। यमन के इन हमलों ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि यमन की फौजी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। पहले वेस्टर्न मीडिया और मिलिट्री एक्सपर्ट्स यमन की फौज को सिर्फ आदिवासी योद्धाओं यानी ट्राइबल जंगजुओं पर मबनी बताता था, लेकिन यमन की नेवी ने साबित कर दिया कि उनके पास मोस्ट एडवांस हथियार हैं। यमन के जरिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे हथियार मुल्क के अंदर ही बनाए गए, जिनकी सलाहियत और सटीकता ने सभी को चौंका दिया। यमन के जरिए इजराइल के खिलाफ की गई नाकाबंदी और हमलों का इजरायली इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ा है। इजरायली जहाज़ों के लिए बीमा की कीमतें यानी इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ गया है और कुछ मामलों में बीमा कंपनियों ने ज़्यादा खतरे की वजह से उन्हें बीमा देने से ही इनकार कर दिया है। इसके अलावा बंदरगाहों पर तिजारती सरगर्मियों में भारी कमी आई है। अशदोद बंदरगाह पर साल के शुरुआत में इंपोर्ट की गई कारों की तादाद में 94% की कमी रही और हाइफा बंदरगाह पर भी हिजबुल्लाह के हमलों और गाजा जंग की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन की इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए कई कोशिशें की हैं, लेकिन वे अभी तक इसमें नाकाम रहे हैं। दिसंबर 2023 में अमेरिका और ब्रिटेन ने एक नौसैनिक गठबंधन
यानी नेवल कोalition बनाया है, जिसका मकसद यमनी हमलों का सामना करना है। लेकिन यमन की फौजी ताकत और पुख्ता कमिटमेंट ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। यमन ने लगातार अपने हमलों को बढ़ाते हुए अपनी फौजी कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाया है। 7 अक्टूबर को यमन ने गाज़ा के सपोर्ट में पूरी तरह से अपना इत्तेहाद जाहिर किया है और लाखों यमनी शहरियों ने राजधानी सना और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट रैलियां निकाली हैं। ये रैलियां यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी के बयान के 2 दिन बाद हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल को गाज़ा पट्टी में किए गए कत्लेआम के लिए तबाही का सामना करना पड़ेगा। यमन ने बार बार ये साबित किया है कि वो सिर्फ एक छोटा मुल्क नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस की धुरी का एक अहम मेंबर है। उसके ज़रिए इजराइल पर किए गए फौजी हमलों और नाकाबंदी ने इजराइल को बड़ा माली नुकसान और फौजी झटके दिए हैं। इससे साफ नतीजा ये है कि यमन की नाकाबंदी ने इजरायली समंदरी ट्रैफिक को पंगु बना दिया है और साथ ही इजराइल के मददगारों, ख़ास तौर से अमेरिका और ब्रिटेन की कोशिशों को भी चैलेंज किया है। यमन की इस कार्रवाई से इजराइल की माली और फौजी पोजीशन बहुत कमज़ोर हुई है। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।